हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग, अ पैथ टू अ हेल्थी बॉडी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं। ये सब चीजें हमारी हेल्थ पर कैसे अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप हेल्थी बॉडी, स्ट्रांग माइंड और हैप्पी लाइफ चाहते हो तो ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं माइंडफुल ईटिंग की अमेजिंग जर्नी। पर एक बार चैप्टर ओवरव्यू देखना जरूरी, ताकि पता चले कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले 3.0 इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट 3.1 व्हाट डू वी ईट, हम क्या क्या खाते हैं। फिर 3.2 व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस किस से मिलके बना है। 3.3 हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कैसे पता करें कि किसी फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। मतलब क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे पता कर पाएं कि क्या कंपोनेंट्स अवेलेबल है फूड में। 3.4 बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट क्या होती है, एक जिससे लाइफ में सब लोग फिट रहे और अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। 3.5 मिलेट्स, न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स, इस टॉपिक में मिलेट्स के बारे में जाने को मिलेगा। मिलेट्स हो हिंदी में बजरा कहते हैं। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, कौरुक कौरुक, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक, इसका हिंदी में मतलब है कि हेल्दी कौन होता है। हेल्दी कौन होता है, यह बार बार पूछा गया सवाल सिर्फ मजे के लिए नहीं है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक हेल्दी इंसान वो होता है जो अच्छा और साफ सुथरा खाना खाता है, जिसे हम होलसम फूड कहते हैं। ज्यादा या कम नहीं, बिल्कुल सही अमाउंट में खाता है, ना ओवर ईटिंग ना स्टार्विंग, मौसम के हिसाब से सही जगह और सही समय पर खाता है। जैसे गर्मी में ठंडा खाना, सर्दी में गर्म खाना, दिन के समय ब्रेकफास्ट और रात में हल्का डिनर। ये सब छोटी छोटी बातें एक हेल्दी बॉडी बनाने में हेल्प करती है। तो अगर तुम भी हेल्दी बनना चाहते हो तो बस याद रखो, सही खाना, सही समय और सही तरीका से खाना। Medu and Mishti read Thought of the Day on the school notice board every day. मेदू और मिश्ती रोज स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ थॉट ऑफ द डे पढ़ते हैं। उन्हें नए नए थॉट्स पढ़ना अच्छा लगता है। Today's thought, अन्येना जातानी जीवंती, makes them curious. आज का थॉट है अन्येना जातानी जीवंती। यह सेंटेंस थोड़ा अलग और संस्कृत में है, इसीलिए मेदू और मिश्ती के मन में सवाल उठते हैं, इसका मतलब क्या है। मिश्ती tells Medu that it is a Sanskrit saying which means food gives life to living beings. मिश्ती मेडू को बताती है कि यह एक संस्कृत का सुवाक्य है जिसका मतलब होता है खाना ही जीवन को जीवन देता है। मतलब हम, जानवर, पौधे सभी जिंदा रहने के लिए खाने पर डिपेंड करते हैं। Let us try to understand the significance of this saying. चलो अब इस थॉट का मतलब थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों खाना इतना इंपॉर्टेंट है हर जीव के लिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं। जानवरों को भी एनर्जी चाहिए होती है भागने, उड़ने या तैरने के लिए। पौधे भी मिट्टी से खाद और पानी लेकर जीवित रहते हैं। इसीलिए फूड सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए भी जरूरी होता है। ये थॉट हमें बताता है कि खाना ही जीवन की शुरुआत है। अब देखते हैं व्हाट डू वी ईट, हम क्या क्या खाते हैं। एक्टिविटी 3.1 लेट अस रिकॉर्ड। इस एक्टिविटी में अपने को कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्व करके। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। जैसा कि अपने जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए फूड खाना पड़ता है, जो फूड है वो लाइफ का एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर फूड ना हो तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। List the food items you have consumed over the week in table 3.1. इस एक्टिविटी में अपने को एक लिस्ट बनानी है टेबल 3.1 में जो फूड खाते हैं। ये टेबल देखते हैं, इसमें कॉलम में सारे एक वीक के डेज का नेम लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में अपने को वो फूड लिखना है जो कि उस डे को खाया है। What observations can you make about your food from the data collected in table 3.1? Do you eat the same kind of food in every meal, or do your choices vary? इस टेबल को एक वीक के बाद कंप्लीट करके देखना कि क्या ऑब्जर्वेशन मिली टेबल 3.1 के डेटा से।
क्या इसमें हर हफ्ते के हर दिन को सेम फूड खा रहे हैं या रोज चॉइस चेंज हो रही फूड की? Compare your list with those prepared by your friends. Find similarities and differences in the food consumed by you and your friends. What did you find? अब इस लिस्ट को अपने फ्रेंड्स की लिस्ट के साथ कंपेयर करो। जो लिस्ट आपके फ्रेंड्स ने बनाई होगी उसके बाद सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखो। आपके फ्रेंड्स की लिस्ट और खुद की लिस्ट में क्या सेम चीज खाई, क्या डिफरेंट फूड खाया, आपको क्या पता चला कंपेयर करके? Record your findings in your notebook. You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friends. और ये सारी ऑब्जर्वेशन एक नोटबुक में लिख ली। आप शायद नोटिस करोगे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज होगी और बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे आपकी और आपके फ्रेंड्स की लिस्ट में। Do you think that such diversity in food exists in all states of our country? क्या आप सोचते हो कि इतनी सारी डाइवर्सिटी कंट्री की हर स्टेट में होगी? मतलब इतने सारे डिफरेंसेस फूड के सभी कंट्री में होंगे? 3.1.1 Food in different regions. इसमें देखते कि डिफरेंट रीजन मतलब स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंट फूड खाया जाता है। एक्टिविटी 3.2 Let us explore. इस एक्टिविटी में एक्सप्लोर करना है। Find out the types of food traditionally consumed and the crops grown in various states of India. अब इसमें फाइंड करना है अलग अलग इंडिया की स्टेट्स में क्या खाया जाता है, क्या क्रॉप्स ग्रो की जाती है। You may refer to books in your library, search the internet, and interact with your friends, family, and neighbors to collect information. और आप ये जान सकते हो लाइब्रेरी में बुक से और इंटरनेट पर सर्च करके अपने फ्रेंड्स से और अपने पड़ोसी से या अपनी फैमिली से पूछ सकते हो इस बारे में। In Table 3.2, add more states and fill the collected data. A few examples are already given. Ab Table 3.2 में find करके इसमें लिखना है कि क्या क्रॉप्स उगाई जाती है, क्या खाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स पहले से दिए गए हैं कि जिससे बाकी स्टेट्स के बारे में लिख सकते हैं। Table 3.2 में 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। पहले कॉलम में स्टेट्स का नेम लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में वहां जो क्रॉप्स उगाई जाती है उसके बारे में दिया हुआ है, तीसरे कॉलम में वहां पर जो ट्रेडिशनली खाया जाता है वो दिया हुआ है, और लास्ट कॉलम में बेवरेजेस मतलब ड्रिंक्स में क्या पीते हैं। जैसे पंजाब स्टेट का देखते हैं, यहां पर मेज, व्हीट, चिकपी और पल्सेस ग्रो किए जाते हैं। यहां पर ज्यादातर खाया जाता मक्के की रोटी और सरसों दा साग और चोले भटूरे, परंठे, हलवा और खीर, और लोग यहां ज्यादातर पीते हैं लस्सी चाच जो कि बटर मिल्क को कहते हैं, और मिल्क एंड टी। ऐसे ही बाकी स्टेट्स का दिखा हुआ है। इसके बाद आपको खुद से स्टेट्स के बारे में जानकार लिखना है। Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? हम में इतने सारे differences food में क्यों दिख रहे हैं different states के? Analyze the data collected by you in Table 3.2. Are there food items that are common across states? Make a list of those food items. अब जो टेबल 3.2 में डेटा कलेक्ट हुआ है उसे एनालाइज करना है कि क्या फूड कॉमन है और क्या अलग है, उसकी लिस्ट बनानी है। You may find that some food items are common in many states, while some are eaten only in a particular state. आपको मिलेगा कि कुछ फूड तो ऐसे होते हैं जो कुछ स्टेट्स में कॉमन है और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो किसी एक ही पर्टिकुलर स्टेट में खाया जाता है। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? आपको क्या रिलेशन मिलेगा जो क्रॉप्स उगाई जाती है और क्या खाया जाता है किसी स्टेट में? You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. आप ये पक्का ऑब्जर्व करोगे कि जो किसी स्टेट में फूड खाया जाता है वो उस पर डिपेंड करता है कि उस स्टेट में कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। India is an agricultural country with diverse soil and climate types. Various crops are grown in its different regions depending on the soil types and climatic conditions. जो अपनी कंट्री है इंडिया, वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री। यहाँ अलग अलग टाइप की सॉइल एग्जिस्ट करती और अलग अलग क्लाइमेट भी होता है। इसलिए किसी रीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो उस रीजन के सॉइल और क्लाइमेट पर निर्भर करता है।
In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture, and traditions. इंडिया के अलग अलग रीजन्स में फूड की चॉइस वहाँ जो फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है और लोगों के टेस्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस पर भी डिपेंड करता है. 3.1.2 How have cooking practices changed over time? इसमें जानेंगे कि खाना पकाने के तरीके कैसे चेंज हो गए. You have learnt that food habits vary across states. Our food choices, as well as practices of food preparation, may differ from one another. Have our food habits and cooking practices changed over time? जैसा कि आपने देखा पहले कि फूड हैबिट्स अलग स्टेट्स में अलग होती है और फूड चॉइस और फूड पकाने के तरीके भी वेरी करते हैं, मतलब अलग हो सकते हैं. क्या आपकी भी फूड हैबिट्स और फूड प्रैक्टिसेस चेंज हो गई टाइम के साथ? एक्टिविटी 3.3 Let us interact and find out. इसमें फूड प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं. Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. Following are some of the sample question. अब एक क्वेस्ट की लिस्ट प्रिपेयर करो ताकि एल्डर लोगों से पूछ सको और इंफॉर्मेशन गैदर कर सको और उनकी फूड हैबिट्स और प्रैक्टिसेस के बारे में जान सको. जैसे क्या क्वेश्चन पूछने हैं? जैसे उनसे पूछो, What kind of food do you still eat and what is new? आप किस टाइप का खाना खाते हो और क्या चेंजेस किए फूड में? What are the changes in cooking practices over time? आपने क्या कुकिंग प्रैक्टिसेस में चेंजेस किए टाइम के साथ, मतलब क्या तरीके चेंज किए खाना पकाने के लिए? What has caused these changes? किस कारण से ये चेंजेस किए हैं आपने? Conduct interviews with some elderly people based on the questions prepared. अब आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पर एल्डर पीपल का इंटरव्यू लो, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. What are your findings from the interviews you conducted? Cooking practices, also called culinary practices, have changed over time. आपको क्या पता चला इंटरव्यू से? वैसे कुकिंग प्रैक्टिसेस को culinary practices भी कहते हैं, जो कि चेंज हुई है तुम्हें के साथ. There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. आपको significant difference मिलेगा, मतलब सही difference पता चलेगा अब के culinary practices में और traditional practices जो पहले थी उसमें. Earlier, most cooking was done using a chulha. Figure 3.1a. Nowadays, most of us cook using a modern gas stove. Figure 3.1b. पहले ज़्यादातर कुकिंग चूल्हा से होती थी. लगभग सभी के घर में चूल्हा होता था, लेकिन इन दिनों चूल्हा बहुत ही कम लोगों के घर में देखने को मिलेगा. लगभग ना के बराबर अब ज़्यादातर लोग मॉडर्न गैस स्टोव यूज करते हैं. Earlier, most grinding was done manually using a silbata. Figure 3.1c. These days, we use an electrical grinder for ease of grinding. Figure 3.1d. पहले जो ग्राइंडिंग की जाती थी सिलबाता से की जाती थी, मतलब हाथ से करी जाती थी. इन दिनों आप इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर से करते हैं. आप फिगर में देख सकते हैं. Find out what were the other ways of cooking and grinding. आप पता कि और क्या अलग तरीके हैं कुकिंग करने के और ग्राइंडिंग करने के. Why have these culinary practices changed over time? These changes may be due to factors such as technological development, improved transportation, and better communication. ये इतना चेंज क्यों हुआ है टाइम के साथ? इसका रीजन हो सकता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बेटर कम्युनिकेशन, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है. सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है आजकल. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत डेवलप हुई है और भी कई चीजें. अब देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? फूड किन चीजों से मिलकर बनता है? मेदू एंड मिष्टी visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy, Live Healthy. मेदू और मिष्टी एक फेस्टिवल में गए जो कि ट्रेडिशनल फूड से रिलेटेड था, जो कि उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया था. उस फेस्टिवल की थीम थी Eat Healthy, Live Healthy. हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो. The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes. फेस्टिवल में बहुत सारी स्टॉल्स भी थी जहां अलग अलग ट्रेडिशनल डिशेस रखी थी. Dr. Poshita, a nutritional expert, explains to students that health is the ultimate wealth.
डॉक्टर पोशीटा, जो कि एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थी, मतलब उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में बहुत जानकारी थी, उन्होंने स्टूडेंट को कहा, "Health is the ultimate wealth." Let us understand what Dr. Poshita means by this statement. चलिए समझते हैं डॉक्टर पोशीटा की इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। Have you ever missed a meal? How do you feel when you miss a meal? क्या आपने कभी एक टाइम का खाना मिस किया है, मतलब एक मील को छोड़ा है? आपको कैसे लगाता है जब आप एक टाइम का खाना नहीं खाते? We feel tired and less energetic when we do not eat for some time. Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? जब एक टाइम का खाना नहीं खाते तो थका हुआ महसूस करते हैं और एनर्जेटिक भी महसूस भी नहीं करते। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी मैराथन में जब कोई रनर भागता है तो उसे ग्लूकोज क्यों पीने पड़ता है, रेस के दौरान और रेस के बाद? Glucose provides instant energy. Glucose is an example of a carbohydrate. Glucose पीने से instant energy मिलती है। Glucose एक carbohydrate का example है। Carbohydrates are one of the primary sources of energy in our diet. Cereals like wheat, rice, and maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple, and mango are some sources of carbohydrates. Figure 3.2. कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में एक प्राइमरी सोर्सेज होता है एनर्जी का, जैसे व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स जो होती है पोटैटो, एंड फ्रूट्स जैसे बनाना, पाइनएप्पल और मैंगो, इसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट है। Do you know that common sugar is also a type of carbohydrate? आप जानते हो कि जो कॉमन शुगर होती है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। Why do you think we prefer to have laddus as a part of our traditional diet in winters? आपको पता है कि क्यों लादूस को खाने के लिए कहा जाता है विंटर्स में? बेसन और wheat flour, आटा, and ghee are among the main ingredients of laddus, along with gund, edible gum, nuts and seeds. जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें ज्यादातर बेसन और घी होता है। उसी के साथ गूंद, nuts और seeds होते हैं। Ghee and various kinds of oils are grouped under another kind of food component, which is called fat. जो घी होता है और अलग अलग टाइप के ऑयल्स होते हैं, वो फूड के दूसरे कंपोनेंट में काउंट किए जाते हैं, उस कंपोनेंट को फैट कहते हैं। Sources of fats can be from plants or animals. Figure 3.3. Nuts, such as groundnuts, walnuts, coconuts, and almonds, and seeds, such as pumpkin seeds and sunflower seeds, are some sources of fat. Fat is a source of stored energy. अब जो fat है वो plants, animals, nuts, groundnuts, walnuts, coconuts, almonds, seeds, pumpkin seeds और sunflower seeds से मिलता है। Fat body में stored energy की तरह act करता है, मतलब जो food खाते हैं उससे जो energy मिलती है और जो stored होती है वो fat की form में होती है। Carbohydrates and fats provide us energy for performing various activities. Therefore, they are called energy-giving foods. Identify more food items that are rich sources of carbohydrates and fats. जो carbohydrates और fats food से मिलता है, उसे energy मिलती है, जो कि बाकी कामों को करने में यूज होती है। इसलिए जिस food में carbohydrates और fats होते हैं, उसे energy-giving foods कहते हैं, मतलब energy देने वाले foods. अब आपको ऐसे food ढूंढने हैं जिसमें carbohydrate और fat की amount बहुत ज़्यादा हो। अब more to know वाला section देखते हैं, ये बहुत ही interesting है। Polar bears accumulate a lot of fat under their skin. This fat serves as an energy source. It supports them during their months-long winter sleep, hibernation, enabling them to survive without eating. Polar bear की skin के नीचे बहुत सारा fat होता है। ये fat उसको energy देता है जब winter में कई महीनों तक उसे खाना नहीं मिलता। जब वो भूखा होता है तो जैसा कि पहले पढ़ा था, फैट एनर्जी देता है, तो जो फैट पोलर बेयर की स्किन के नीचे स्टोर होता है वो उसे एनर्जी देता रहता है जब वो सोया होता है, जिससे वो बिना खाए हुए कई महीनों तक जिंदा रहता है। Proteins are also an important part of our food. Milk products and pulses are good sources of protein. Sports persons need proteins in larger quantities to build their muscles. अब देखते हैं प्रोटीन में बारे में, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फूड का,
जिन चीज़ों में दूध का यूज होता है, दाल में सब में अच्छी अमाउंट होती है प्रोटीन की। आपको पता होगा कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं, उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती मसल बनाने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। इसलिए people get proteins from plants as well as animals. Some excellent plant sources of protein are pulses, beans, peas, and nuts. Figure 3.4a. Animal sources of protein are milk, paneer, egg, fish, and meat. Figure 3.4b. Protein pellets दोनों से मिलता है। कुछ चीजें जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, जैसे दाल, बीन्स, पीज और नट्स। अगर बात करें एनिमल्स से, तो मिल्क, पनीर, एग, फिश से आप फिगर में देख सकते हैं। Protein-rich foods help in growth and repair of our body. These are therefore called bodybuilding foods. जिन foods में प्रोटीन अच्छा होता है, वो बॉडी की ग्रोथ में, रिपेयर में बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए जिन फूड में प्रोटीन होता है, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. Which of these food components are part of your daily diet? किसी भी children की good growth के लिए सही amount वाला प्रोटीन वाला food खाना पड़ता है, जिससे development भी अच्छी होती बॉडी की। अब आपको ये फाइंड करना है कि आप जो रोजाना खाना खाते हो, उनमें क्या-क्या components present है। एक more to know section देखते हैं। Have you ever seen mushrooms? They grow mostly in dark and moist places. Edible mushrooms are good sources of protein. क्या आपने कभी मशरूम को देखा है? जो मशरूम होते हैं वो ज्यादातर डार्क मतलब अंधेरे वाली जगह पर और जहां नमी होती है वहां ही ग्रो होते हैं। अब कोई मशरूम पॉइजनस भी होते हैं, पर जो मशरूम खाने लायक होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन के लिए। Why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables, and other plant-based foods in our daily diet? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों डॉक्टर और एल्डर लोग कहते हैं कि अपनी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल खाओ, मतलब फल खाओ और हरी सब्जियां खाओ? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. चलिए समझते हैं कि ऐसी क्यों है। इसके लिए दो केसेस देखते हैं। Case 1. In earlier times, during long voyages, sailors often suffered from bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of a disease called scurvy. पहले के ज़माने में जब लोग लंबी सी जर्नीज पर जाते थे, जैसे सेलर्स, जहाज के नौकरी करने वाले लोग, तो उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो जाती थी। उनके मसूदों गम से खून आता था और वो सूज जाते थे। उनकी हेल्थ भी वीक हो जाती थी। लेकिन 1746 में एक स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स लिंड ने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जिन सेलर्स को नींबू और संतरे, लेमन एंड ऑरेंज खिलाए गए, वो लोग ठीक होने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें जो बीमारी हो रही थी उसका नाम था स्कर्वी, और ये बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। और नींबू, संतरे जैसे फ्रूट्स में विटामिन सी होता है जो स्कर्वी को दूर करता है। What do you interpret by reading Case 1? What cures scurvy? आपको क्या समझ आया Case 1 से? क्या चीज है जिससे स्कर्वी डिजीज को सही किया जा सकता है? Lemons and oranges help in curing scurvy. Scurvy is caused due to deficiency of vitamin C. Vitamin C present in citrus fruits like lemons and oranges helps in curing this disease. जो नींबू होते हैं, oranges होते हैं, वो scurvy को दिक करने में हेल्प करते हैं। Scurvy होती जब लोगों के शरीर विटामिन सी की कमी होती है, और विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए लेमन और ऑरेंजेस का यूज किया जाता है। अब केस 2 देखते हैं। In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. 1960 के आसपास इंडियन साइंटिस्ट ने देखा कि हिमालय के रीजन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों में
गले के आगे सुजान swelling की प्रॉब्लम बहुत कॉमन थी. As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. फिर इंडिया की सरकार ने डिसाइड किया कि जो हम रोज खाते हैं नॉर्मल नमक, उसमें आयोडाइन मिलाया जाए ताकि लोगों को आयोडाइन की कमी ना हो. इसे iodized salt कहते हैं. Consumption of iodized salt visibly reduced the above symptoms. जब लोगों ने iodized salt खाना स्टार्ट किया तो उनका गले का स्वेलिंग का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो गया. इसका मतलब था कि आयोडीन उनकी बॉडी में पहुंच रहा था. These symptoms were due to a deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply. ये symptoms इसलिए आए क्योंकि हिमालयन और नॉर्दर्न रीजन्स की मिट्टी में आयोडीन की कमी थी, जिसका असर लोकल फूड और वाटर में भी दिखा. और जब हम वही फूड और वाटर यूज करते हैं तो हमें भी आयोडीन की कमी हो जाती है. Swelling at the front of the neck is a symptom of a disease called goiter. गले के आगे सुजान होना एक बीमारी का सिम्टम होता है जिसका नाम है goiter. ये आयोडीन की कमी से होती है. What do you infer from case 2? आपको क्या समझ आया केस 2 से? You may have learnt about iodized salt through newspapers, advertisements, or by reading about it on a salt packet. What does it mean? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salts of iodine. आपने कभी टीवी पर एड्स देखे होंगे या नमक के पैकेट पर पढ़ा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा हुआ. शायद न्यूज़पेपर में भी सुना हो. लेकिन इसका मतलब क्या होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट एक नॉर्मल नमक ही होता है जिसमें आयोडाइन के सॉल्ट नमक को थोड़ी सी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मिलाया जाता है. ये आयोडाइन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शन के लिए. अगर हम आयोडाइन से भरा हुआ नमक नहीं लेते तो हमें गोइटर जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें गले में सूजन हो जाता है. इसीलिए गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि जो नमक हम खरीदते हैं उसमें आयोडाइन मिलाया जाए ताकि हम सब हेल्दी रहे. तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम नमक का पैकेट देखो तो देखना कि उस पे आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा हो, क्योंकि वही आपकी बॉडी के लिए सही चॉइस है. अब एक मोर टू नो वाला सेक्शन देखते हैं. Salt farming is a traditional practice of a tribal community named Agarias. Salt farming यानी नमक बनाना एक पुरानी और पारंपरिक कला है जो अगारियाज नाम की एक ट्राइबल आदिवासी कम्युनिटी करती है. They practice salt farming in the Little Rann of Kutch and other parts of Gujarat. ये लोग Little Rann of Kutch, जो गुजरात में एक salty desert है, और गुजरात के दूसरे एरियाज में नमक बनाने का काम करते हैं. For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from seawater. ये अगारिया लोग 8 महीने तक तेज गर्मी वाले रेगिस्तान में रहते हैं और बहुत मेहनत से समुंदर के पानी से नमक निकालते हैं. ये काम बहुत टफ होता है. इससे आप क्या समझे कि सॉल्ट फार्मिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक कम्युनिटी का जीवन का तरीका है. तो आज का हमारा चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्थी बॉडी का पार्ट 1 यहीं कंप्लीट होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं जिससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा देखने में आसानी होगी. अगर आपने चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस और चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. जरूर चेक करना. तो मिलते हैं पार्ट 2 में. थैंक यू.